बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू खुदावंद मुतआल के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम करने वाला है। Ladies and gentlemen, my name is Muhammad Ali Mooni and I'll be hosting the podcast which is an initiative of the Khoja Piraishia Isna Ashari Jamaat. I'm glad to share that आज मेरे मेहमान हैं Mr. Ali Nawaz. He is currently leading Chase Securities. अली भाई, आज की इस पॉडकास्ट ये नशिस्त 40 मिनट की है। मैं चाहता हूँ कि इसे इन्वेस्टमेंट की मास्टर क्लास बना दें हम अपनी कम्युनिटी के लिए, और 10 मिनट रखूंगा उस गुफ्तगू के लिए कि हाउ हैज़ द ट्रांजिशन बिन। अली नवाज हैज़ बिन द हेड ऑफ इक्विटी ट्रेडिंग एट सांबा बैंक। ही स्पेंट अराउंड 8 साल ज़िंदगी के सांबा बैंक को दिए, और फिर ये जो ट्रांजिशन हुआ सांबा बैंक से एज एन एंटरप्रेन्योर, एज अ ओनर ऑफ अ वेंचर कॉल्ड चेस सिक्योरिटीज। सो आई वुड बी वेरी हैप्पी टू हेयर कि हाउ हैज़ द ट्रांजिशन बिन, ज़िंदगी में क्या नशे व फराज आए और किस तरीके से सफ़र गुजरे। बट लेट्स स्टार्ट विद स्टॉक मार्केट फर्स्ट. Let's try to educate our audience how the stock market work, what is fundamental, what is technical, right? So first of all, once again, thank you for giving the time. Sir, Pakistan stock market के बारे में this is called that this is mainly based on speculation, right? Fundamentally driven नहीं होती. How do you see it? I mean, you see it very closely day in day out. Is it true or not? देखिए, जब भी मार्केट्स में एक्टिविटी होती है, ठीक है, टेक्निकली ये सारी स्टॉक मार्केट्स हो गई, या इसके अलावा थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स हो जाएगा, लेकिन जो डेट कैपिटल मार्केट्स होती हैं, ये सारी इन्वेस्टमेंट एसेट क्लासेस होती हैं। वेदर इट इज़ गोल्ड, वेदर इट इज़ रियल एस्टेट, वेदर इट इज़ स्टॉक मार्केट, वेदर इट इज़ कमोडिटीज़ मार्केट। अब देयर आर डिफरेंट टाइप ऑफ प्लेयर्स। एसेंशियली ये जो मार्केट्स होती हैं, ये इन्वेस्टमेंट्स को प्रमोट करती हैं, इन्वेस्टमेंट्स को इनकरेज करती हैं और इन्वेस्टमेंट्स करने के लिए होती हैं। ये डेफिनेटली ये इसमें एक मिथ है ये कि इसमें स्पेकुलेशन जो है वो इट इज़ ओनली मार्केट जिसमें सिर्फ स्पेकुलेशन होती है। हाउएवर ऐसा नहीं है। हमने देखा है कि यहाँ पर जो पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में जो कंपनीज लिस्टेड हैं, वो पाकिस्तान की बहुत बड़ी कंपनी लिस्टेड है। जिस बैंक के में आज आपका बैंक अकाउंट है, वो पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टेड है। जो गाड़ी आज आप चलाते हैं, वो कंपनी पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टेड है। जिस कंपनी से आपके घर में बिजली आती है, वो कंपनी स्टॉक एक्सचेंज। और हम देखते हैं कि हम अपने अराउंड ही देखते हैं कि जो चीज़ें हम इस्तेमाल करते हैं अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में, और हमने ओवर द पीरियड ऑफ टाइम उनकी प्रोडक्ट्स को ग्रो करते हुए देखा है, उन कंपनीज़ की प्रॉफिटेबिलिटी को ग्रो करते हुए देखा है, और यही रिफ्लेक्शन हम ओवर द पीरियड ऑफ टाइम उनकी स्टॉक प्राइसेस में भी देखते हैं। और अगर हम फॉर एग्जांपल, अगर आज मैं लेट्स से अगर मेरी किसी एक कंपनी पे व्यू है, लेट्स से मैं पाक सुजुकी की अगर गाड़ी चलाता हूँ, तो हमें पता है कि पाक सुजुकी के मॉडल्स बहुत अच्छे हैं। उसके ऑल्टो हो गया, कल्टस हो गया, ये बहुत फेमस मॉडल्स होते हैं। पाकिस्तान की पॉपुलेशन बढ़ रही है। इसकी आज जितनी गाड़ियाँ बिकती हैं, वो 3 साल बाद, 5 साल बाद उससे ज़्यादा गाड़ियाँ बिकेंगी। जब ज़्यादा गाड़ियाँ बिकेंगी तो उसमें प्रॉफिटेबिलिटी उनकी ग्रो करेंगी। जब उनकी प्रॉफिटेबिलिटी ग्रो करेंगी तो उनकी अर्निंग्स ग्रो करेंगी। जब उनकी अर्निंग्स ग्रो करेंगी तो उनकी स्टॉक प्राइसेस ग्रो करेंगी। ये तो अब बात हो गई कंपनीज के हवाले से। अब फंडामेंटल के हवाले से अब बात हो गई कि स्टॉक मार्केट में जो स्टॉक प्राइसेस फ्लक्चुएट करती हैं या वॉलेटिलिटी आती है, वो किस वजह से आती है? वो कॉम्बिनेशन ऑफ फैक्टर्स की वजह से आती है। वो कॉम्बिनेशन ऑफ फैक्टर्स जियोपॉलिटिकल रिस्क भी होते हैं, वो पॉलिटिकल रिस्क भी होते हैं, वो इकोनॉमिक रिस्क भी होते हैं, या वो कंपनी स्पेसिफिक, सेक्टर स्पेसिफिक रिस्क भी होते हैं। अनफॉर्चुनेटली, अगर कोई स्टॉक की प्राइस, अगर हमने इन्वेस्टमेंट 50 रुपये पे की है और वो किसी भी वजह से 40 रुपये की हो जाती है, तो हम शायद, ये हमारा सोचना बिल्कुल ठीक है, कंपनी में तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो अगर आज न्यूज़ चैनल पे कोई भी एक खबर चली है जिसका इस कंपनी से कोई लेना देना नहीं है, तो इसकी स्टॉक प्राइस 50 रुपये से 40 रुपये क्यों आ गई? तो ये एक डाउट जहन में लेकर आता है कि क्या इसमें मार्केट में स्पेकुलेशन होती है, नहीं होती है। अब इसमें कॉम्बिनेशन ऑफ फैक्टर्स होते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर आज मैं मार्केट में एक बड़ा प्लेयर हूँ और मुझे किसी भी वजह से अपने दूसरे कारोबार के लिए कैश की रिक्वायरमेंट होती है, पैसों की रिक्वायरमेंट होती है, तो ना चाहते हुए भी शायद मुझे अपनी कुछ शेयर्स ऑफलोड करने पड़ेंगे। वो जब आप ऑफलोड करते हैं तो मार्केट में उसकी प्राइस में उसका इम्पैक्ट आता है और प्राइस नीचे जाती है। बट ये हमें समझने की ज़रूरत है कि टेम्परेरी फैक्टर होता है। रही बात स्पेकुलेशन की, देखिए, हर मार्केट में गुड प्लेयर्स होते हैं, बैड प्लेयर्स होते हैं, और वो कोशिश करते हैं कि स्टॉक प्राइसेस को इन्फ्लुएंस कर सकें। हाउएवर, हमें ये बात जहन में रखने की ज़रूरत है कि अगर वो कंपनीज़, अच्छी कंपनीज़ में हमारी इन्वेस्टमेंट है, तो उनके इस वक्त साइज़ इतने ग्रो हो गए हैं कि मार्केट का साइज़ ओवर द पीरियड ऑफ टाइम इतना ग्रो हो गया है कि वो बहुत टाइम तक उसकी शेयर प्राइस को
मैनिपुलेट नहीं कर सकते हैं। तो आपको अपना डिसिप्लिन रखना है, आपको अपनी इन्वेस्टमेंट उन कंपनीज में रखनी है जिनके फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग हो। अगर बीच में कुछ वॉलिटिलिटी आ भी जाती है किसी भी फैक्टर की वजह से, तो वो ओवर द पीरियड ऑफ टाइम जो है वो स्टॉक प्राइसेस रिकवर। So stock market, Pakistan stock market, if we want to see the base growing, right, we need to get the investor confidence. One of the thing is, right, अब जो वॉर हुई, पाकिस्तान की स्टॉक मार्केट का इंडेक्स कोई 8% के करीब गिर गया, इंडिया की स्टॉक मार्केट 0.3% से गिरी, राइट। हमारी स्टॉक मार्केट इतनी वल्नरेबल क्यों नजर आई? देखिए, इंडिया की इकोनॉमी का साइज जो है वो बहुत बड़ा साइज है, राइट। उनके जो रिजर्व्स हैं वो 600 अरब डॉलर से भी ज़्यादा हैं। उनकी मार्केट्स में तकरीबन कुछ 170 मिलियन इन्वेस्टर्स काम करते हैं। उनकी म्यूचुअल फंड्स, उनकी बैंक्स, उनका इंश्योरेंस का साइज़ डिफरेंट है जो कि बड़े इन्वेस्टर्स होते हैं। हमारी मार्केट का साइज़ अनफॉर्चुनेटली अभी कम है, और हमने पिछले कुछ साल इकोनॉमिक टर्म्स में भी और पॉलिटिकल टर्म्स में भी बहुत ही वॉलेटाइल देखे हैं। और जब भी ऐसा कोई इवेंट होता है, चाहे वॉर, या हमने देखा कि एक बार जब ट्रेड टैरिफ्स वाला जो प्रॉब्लम था, तब भी मार्केट एक पॉइंट पे 8,000 पॉइंट्स नीचे थी। तो उसमें होता यह है कि हमें ये फेयर होता है कि अगर कोई भी चीज़ हमारी इकोनॉमी के लिए, हमारे मुल्क के लिए गलत चली गई या अनफेवर हुई, तो हम इकोनॉमिकली जो है वो उतने स्ट्रॉन्ग नहीं है एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम। हम रिकवर कर रहे हैं, हम कोशिश कर रहे हैं कि हम जो है वो उसको जो है वो अपनी इकोनॉमी को बेहतर कर सकें, लेकिन अभी जो है वो नहीं है उस पॉइंट पर। तो उसमें फिर ये फेयर आ जाता है कि अगर कुछ गलत हुआ तो जो है तो उसमें शॉर्ट टर्म इन्वेस्टर्स जो हैं वो एक एग्जिट लेते हैं, जिसकी वजह से हम वॉलिटिलिटी देखते हैं। अभी आपने, तो मैं ये कंक्लूड करूं कि माशी इस्तेहकाम क्यों के नहीं है, जो शायद हमें अगले कुछ सालों में बेहतरी ज़रूर नज़र आती है, बट वी आर येट टू गेट द जर्नी डन। तो ये वल्नरेबिलिटी, ये पीक स्ट्रफ हमें नज़र आएंगे स्टॉक मार्केट में, बट हाँ, जिस कंपनी की फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग है, सो वी कैन एक्सपेक्ट स्टेबिलिटी देयर, राइट। अभी आपने बात की 170 मिलियन इन्वेस्टर्स हैं इंडियन मार्केट में, राइट। व्हाट आई वाज स्टडीइंग इज कि उसका रिटेल पार्टिसिपेशन 35 से 40% के दरमियान है। हमारी रिटेल पार्टिसिपेशन 10 से 15% के दरमियान है। हमारा, करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग, 3.5 लाख शेयर्स एक्टिवली ट्रेड करता है, विच इज रफली 0.2% ऑफ पॉपुलेशन। उसका 10 से 15% ऑफ पॉपुलेशन है। तो सर, व्हाई हैज पाकिस्तान मार्केट नॉट बीन एबल टू अट्रैक्ट दिस सेट ऑफ द रिटेल इन्वेस्टर्स, जाके पार्टिसिपेशन, दो सब कॉन्टिनेंट की कंट्रीज है, एक जगह 35 से 40% पार्टिसिपेशन है, एक जगह बड़ी नॉमिनल पार्टिसिपेशन है। देखिए, 1991 में बिफोर मनमोहन सिंह, इंडिया के भी हालात जो हैं वो कुछ पाकिस्तान जैसे ही थे। उनकी भी इकोनॉमी ऑन द ब्रिंक ऑफ डिफॉल्ट थी। वहाँ पर फिर एक मनमोहन सिंह ने एक इकोनॉमिक रिफॉर्म्स प्रोग्राम इंट्रोड्यूस किया, जिसको अगले 20 साल 25 साल जो है वो गवर्नमेंट ने वहाँ की फॉलो किया। और आज जो हम इंडिया में इन्वेस्टर बेस बढ़ते हुए देख रहे हैं, वो उस 20 साल 25 साल का जो है वो वर्किंग है, जो कि आज हमें उसकी रिफ्लेक्शन दिख रही है। वहाँ की हुकूमत ने एक बात ये डिसाइड की थी कि चाहे हुकूमत कोई भी आए या कोई भी चाहे, इकोनॉमिक रिफॉर्म्स प्रोग्राम जो है, जो ये तय हो गया, जो ये डॉक्यूमेंट बन गया है, ये इसी पर इम्प्लीमेंट होगा, और हम इकोनॉमी के साथ जो है वो कुछ नहीं होने देंगे। ये पाकिस्तान को भी अनफॉर्चुनेटली हम पिछले 10-20 साल में ये नहीं कर पाए। हमारी इकोनॉमी जो है वो पॉलिटिक्स के साथ बहुत ही क्लोजली लिंक रही है, और जहां हम देखते हैं कि कोई हुकूमत जो है वो उसको अपनी हुकूमत जाते हुए दिखती है, तो वो इकोनॉमी को यूज़ करती है अपना वोट बैंक बचाने के लिए, जिसकी वजह से फिर हम इकोनॉमिक डिजास्टर होते हुए देखते हैं। अब हाउएवर हम उस 2 साल पहले उस पॉइंट पर आ गए थे कि जहाँ पर हम इकोनॉमिकली इतने वीक थे कि अब यहाँ से मज़ीद नीचे जाना हम अफोर्ड नहीं कर सकते थे। इस वजह से हमने एक IMF प्रोग्राम लिया, और फिर सिविल और मिलिट्री लीडरशिप बैठकर जो है वो एक उन्होंने IMF प्रोग्राम को इम्प्लीमेंट करने का फ़ैसला किया। और ये 2 साल से जो IMF प्रोग्राम इम्प्लीमेंट हुआ है, उसमें हमने देखा कि फिर इंटरेस्ट रेट्स भी नीचे आए हैं, इन्फ्लेशन भी नीचे आई है, और डॉलर भी पिछले 1.5 साल से मुस्तहकम है। सर, एक नेशन, और फिर मैं चाहूँगा इस कम्युनिटी के पर्सपेक्टिव से भी आप बात की, उसके DNA में भी इन्वेस्टमेंट होना बड़ी ज़रूरी है। और लाइटर नोट, आपके सोशल मीडिया पर आपने एक ऐड लगाया था, एक आपकी सेलिब्रिटी मॉडल कह रही थी काश मैं 5 साल पहले मोबाइल ना खरीदती और ₹1,00,000 स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट कर देती, तो आज उसके रिटर्न्स डिफरेंट होते हैं वर्सेस दी probably the comfort which an individual acquires, जो उसके पास उस वक्त पैसा होता है। So naturally, being the owner of a brokerage house, आप
your selling proposition must always been कि you would love to see the investor base growing, right? अब दो चीज़ें हैं, एक नेशन का डीएनए, क्या यहाँ पे कुछ काम करने की ज़रूरत है? And I would like to extend this question further कि how we can because if we anticipate कि returns इतने अच्छे हैं, तो कम्युनिटी में इन्वेस्टमेंट की टेंडेंसी, इन्वेस्टमेंट का डीएनए कैसे बेहतर किया जा सकता है? देखिए, मैं इसको थोड़ा सा इस तरीके से लिंक करूं कि विद रिगार्ड्स टू इन्वेस्टमेंट्स डीएनए, हम देखें इन्वेस्टमेंट्स तो हम करते हैं, रियल एस्टेट में तो हम भरपूर करते हैं, ठीक है, एज अ कम्युनिटी भी और एज अ कंट्री भी, ठीक है। तो हमारे पास ये विजडम तो है कि हमें पैसे इन्वेस्ट करने हैं, रियल एस्टेट में करने हैं, और रियल एस्टेट में एक गेन बनाना है और अपनी इन्वेस्टमेंट्स को ग्रो करना है। अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान में जो पिछले कुछ सालों के इकोनॉमिक हालात रहे और मार्केट में और इकोनॉमी के जो बूम बस्ट साइकिल रहे, वैसा कॉन्फिडेंस अभी तक इन्वेस्टर्स में नहीं आ पाया है जिस तरीके से होना चाहिए। हाउएवर, अब जो पिछले 2 साल से इकोनॉमी रिकवर कर रही है और थोड़ा ये कॉन्फिडेंस आ रहा है, और हमें थोड़े से मार्केट्स में और थोड़ी सी लीडरशिप से भी ये सिग्नल्स मिल रहे हैं कि अभी हमारी पहली प्रायोरिटी इकोनॉमी है, ठीक है, और किसी तरीके से इकोनॉमी को डीरेल नहीं होने देना। इस वजह से हमने एक लॉन्ग टर्म, इस बार पहले हमने 9 महीने का IMF से प्रोग्राम नेगोशिएट किया था, अब हमने 3 साल का नेगोशिएट किया है। तो अब जिस तरीके से इकोनॉमी बेहतर तो नहीं कह सकते, हमें रिकवर होती जा रही है, उसमें हम फिर देख रहे हैं कि लोगों का कॉन्फिडेंस वापस आ रहा है। अब पहले मार्केट में पूरे साल में आज से 5 साल पहले पूरे साल में 10,000 12,000 अकाउंट खुलते थे, अब 1 महीने के अंदर 10,000 अकाउंट्स खुल रहे हैं। और फिर हमने यही मार्केट में देखा, पिछले 2 साल में मार्केट 40,000 से 1,20,000 हो गई है। अभी भी लोगों को ये फेयर है कि ये मार्केट बहुत हाई है और वो है, बट एज लॉन्ग एज आपकी इकोनॉमी ग्रो कर रही है, रिकवर कर रही है, कंपनीज बेहतर परफॉर्म कर रही है, मार्केट्स ग्रो करती ही जाएंगी। बस हमें अपनी इकोनॉमी को ऑन ट्रैक रखना है, उसको फॉलो करना है, एज लॉन्ग एज वो इकोनॉमी ऑन ट्रैक है। देखिए, लोग इकोनॉमी को ट्रैक तो करते हैं ना, आज लोग अपने कारोबार कर रहे होते हैं, लोग दूसरी इन्वेस्टमेंट्स कर रहे थे। अगर इकोनॉमी सही नहीं चलेगी तो ना ही रियल एस्टेट परफॉर्म करेगा, ना ही कारोबार परफॉर्म करेगा। तो हमें ये बात तो सेंस है कि हमारे कारोबार जो है वो जिस डायरेक्शन में जा रहे हैं, थोड़ी इकोनॉमिक स्टेबिलिटी की वजह से जा रहे हैं। जब वहां पर स्टेबिलिटी रहेगी तो हम मार्केट्स में भी स्टेबिलिटी आगे देखेंगे। आपने शुरू में बात की थी एसेट क्लास की, डेट इंस्ट्रूमेंट है, गोल्ड है, रियल एस्टेट है, स्टॉक है। अगर 5 साल की जर्नी देखें, पिछले 5 साल की, इन एसेट क्लास के रिटर्न्स का तनासुब आपके ख्याल में क्या रहा है? देखिए, लास्ट अगर 5 साल में आप रिटर्न्स को देखें तो शायद अभी पिछले 1 साल जो स्टॉक मार्केट के साथ हुआ है, उसमें स्टॉक मार्केट का रिटर्न काफ़ी बेहतर है। हाउएवर, अगर आप कोई 20 साल देखें, ये दुनिया में भी और ये पाकिस्तान में भी, अगर आप ओवर द पीरियड ऑफ लॉन्ग टर्म्स देखेंगे तो स्टॉक मार्केट का रिटर्न जो है वो बाकी सारे एसेट क्लासेस से ऊपर होता है। हाउएवर, एक प्रॉब्लम जो इसमें होती है कि ये रिटर्न वॉलेटाइल बहुत होता है, ठीक है। वो रिटर्न, देयर आर ईयर्स जिसमें आप 20-30% डाउन भी होते हैं, और देयर ईयर्स जब आप 70-80% अप भी होते हैं। ये मार्केट को हमने 40,000 से 1,20,000, ये हुआ कुछ 300% का रिटर्न। कुछ स्टॉक्स हैं जो 500, 800 और 1,000% का रिटर्न भी आया है। लेकिन ये रिटर्न बहुत ही वॉलेटिलिटी के बाद आया। जो 2018 से 2023 का पीरियड जो पिछले 5 साल का था, वो बहुत वॉलेटाइल था। बीच में हमने अब देखा रिसेंटली गोल्ड काफ़ी परफॉर्म किया है, जब से यूएस ट्रेड टैरिफ और चाइना यूएस वॉर और ये कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है। अगर आप जिस पीरियड पे भी आप देख लें, अगर आप लास्ट 5 ईयर्स देखें, लास्ट 10 ईयर्स देखें, लास्ट 20 ईयर्स देखें, तो स्टॉक मार्केट इज द हाईएस्ट परफॉर्मिंग एसेट क्लास, हाउएवर अ रिस्की एंड अ वॉलेटाइल वन। तो इसमें मैं सिर्फ रेकमेंड करता हूँ कि जो लोग ओवर द पीरियड ऑफ लॉन्ग टर्म इन्वेस्ट कर सकते हैं वो ही इस मार्केट में आए, वरना फिर बहुत सारे और एसेट क्लासेस हैं, लाइक गोल्ड, लाइक टी-बिल्स, सुकूक्स, PIBs या रियल एस्टेट। ये तो लोगों का फेवरेट एसेट क्लास है, तो उस पर तो एजुकेट करने की जरूरत ही नहीं है। आई थिंक बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। एकेडमिकली वी हैव ऑलवेज अंडरस्टैंड कि यार स्टॉक मार्केट वो मार्केट है जो ओवर द लॉन्गर टर्म ज्यादा रिटर्न देती है। अगेन कमिंग बैक टू पाकिस्तानी इन्वेस्टर्स, मैं एक जगह पढ़ रहा था कि यूएस में शॉर्ट टर्म का मतलब 1 से 3, लॉन्ग टर्म का मतलब है 10 साल। पाकिस्तान में शॉर्ट टर्म का मतलब 1 से 3 हफ्ते, लॉन्ग टर्म का मतलब 1 साल। सो आई थिंक जो पेशेंस का इंडेक्स है वो बहुत कम है प्रॉब्ली, जिसकी वजह से बहुत जल्दी रिस्क की पोजीशंस को सेल आउट कर दिया जाता है और सस्टेनेबिलिटी नहीं आ रही होती। So what do you think is this, or do you think this changing generation by generation? Because I mean, ये जो generation है, with that is more impatient given the way they are being brought up. So do you see this tendency somewhere? देखिए, मैं एक चीज़ जो रिसेंटली क्रिप्टो
के आने से हुई है वो ये है कि आपका ये वाली जनरेशन है, दे आर वेरी मच फेमिलियर विथ हमें इन्वेस्टमेंट किस तरह करनी है, अकाउंट किस तरह खोलना है, पैसे किस तरह लगाने हैं और ट्रेड किस तरह करनी है। तो आपको बेसिक एजुकेशन तो आपकी क्रिप्टो ने ये वाला प्रॉब्लम सॉल्व कर दिया है। अब सवाल ये है कि इज़ इट अ राइट एसेट क्लास? मुझे लगता है कि एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम जो है वो इट इज़ अ बिट वॉलेटाइल, और उसमें डेफिनेटली क्रिप्टो में भी आपको किसी भी एसेट क्लास में आपको स्टडी करके ही करना चाहिए। हाँ, बट सॉरी आपकी बात कर रहा हूँ, ख़वातीन हज़रात, अली भाई ने क्रिप्टो की बात की, जस्ट फॉर द सेक ऑफ ऑडियंस, एक डिजिटल एसेट है, एक डिजिटल एसेट है, एक आपके रुपये पैसे गोल्ड के बजाय एक डिजिटल एसेट है, डिजिटल करेंसी है, जिसके पीछे कुछ फंडामेंटल्स हैं। मैं चाहूँगा इस पर एक नशिस्त और रखें क्योंकि आपने मौजूद छेड़ दिया है, बट फॉर द सेक ऑफ ऑडियंस, do you think this cryptocurrency right now, given the Pakistani environment and the regulation we have right now, what I was seeing है कि गवर्नमेंट ने एक क्रिप्टो काउंसिल भी बना दी है, बट हाउ इज द प्रोग्रेस गोइंग ऑन दैट फ्रंट, और क्या मैं क्रिप्टो करेंसी खरीद सकता हूँ, बेच सकता हूँ? देखिए, इस वक्त जो जिस तरीके से पाकिस्तान के लॉज एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम है, आप लीगली जो है वो इट इज़ नॉट अ रेगुलेटेड प्रोडक्ट और आप क्रिप्टो में इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकते हैं। हाउएवर देयर आर अदर मींस जो अभी लोग फॉलो कर रहे हैं। हाउ आई थिंक इसके अराउंड रेगुलेशंस अभी बन रही हैं। हमने देखा मिडिल ईस्ट ने तो ब्रॉडली क्रिप्टो को एज एन एसेट क्लास एक्सेप्ट कर लिया है, फार ईस्ट ने भी कर लिया है, डेवलप मार्केट्स में तो ऑलरेडी है। तो ये ग्रेजुअली हम भी कर रहे हैं। आई थिंक इसके अराउंड जो है वो रेगुलेशंस डेवलप हो जाएगी, डेफिनेटली ऐसा ही होना चाहिए। जब भी कोई एसेट क्लास इंट्रोड्यूस होता है, हमने FTX का रिसेंटली देखा कि यूएस मार्केट में भी डिस्पाइट ऑल जो उनकी रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं, क्रिप्टो के अराउंड रेगुलेशन नहीं थी, तो लोगों ने अपने पैसे FTX में जो है वो लूज किए। तो यहाँ पे भी जब आप ट्रेड करेंगे तो रेगुलेशन ज़रूर होनी चाहिए, आप किस प्लेटफॉर्म के थ्रू ट्रेड करें, आप पेमेंट्स किस तरह ट्रांसफ़र करें, उस रेगुलेशंस पे काम हो रहा है, बहुत तेज़ी से हो रहा है। ये जब और इसमें हमें बाइनेंस के जो को फाउंडर है वो सपोर्ट कर रहे हैं। आई थिंक जल्दी इसके अराउंड रेगुलेशन बन जाएगी और ये भी एक एक्सेप्टेबल एसेट क्लास हो जाएगा। सर, एक थोड़ा सा पर्सनलाइज क्वेश्चन, आपके पास 10 मिलियन की इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी है पाकिस्तान के एनवायरनमेंट में, आपको एक साल का अगर आपका होल्डिंग पीरियड है, आप कौन सा एसेट क्लास प्रेफर करेंगे? देखिए, अगर आप एक वो स्मार्ट इन्वेस्टर है जिसको मार्केट की मोडालिटीज का भी पता है। जी, देखिए, डिस्पाइट जो आपने कहा मार्केट का पता है, अगर मेरे पास एक साल के लिए पैसे होंगे ना, डिस्पाइट मुझे मार्केट के बारे में जितना भी पता हो, और ये मेरा काम है स्टॉक मार्केट का, मैं शायद स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट ना करूं। ठीक है, वो जो पैसे मैं ओवर द पीरियड ऑफ मीडियम टर्म मेरे पास नहीं हो सकते हैं, वो पैसे मैं शायद स्टॉक मार्केट में भी ना लगाऊं। उसके लिए तो सेफेस्ट एसेट क्लास ये होता है कि आप कोई TBL PIB सुकूक ले लें, जिस पे आपको पता हो कि ये एक साल बाद जो है मैच्योरिटी आएगी, मुझे एक रिटर्न जो पहले दिन ही पता होता है ये रिटर्न मिलेगा, ये टैक्सेस पर कटेगा और ये मुझे पैसे एक साल बाद वापस मिल जाएंगे। अब अगर आप इसमें से मुझसे ये टाइम बार हटा दें और आप मुझसे कहें कि ये एक साल नहीं, ये मैं 3 साल में इन्वेस्ट करूँगा, तो जो है वो मैं डेफिनेटली स्टॉक मार्केट में जाऊँगा और अच्छे स्टॉक्स में जाऊँगा। देखें, अगर आप मुझे 1 मिनट और दें तो मैं आपको सिर्फ जो जनरल मिस्टेक्स मैं आपको बता दूं जो एक इन्वेस्टर करता है। वो स्टॉक मार्केट में स्टार्ट करता है, वो रिकमेंडेशन लेता है टॉप प्रोफेशनल से, वो एक अच्छी पोर्टफोलियो बनाता है डिविडेंड पेइंग स्टॉक्स में, मिक्स ऑफ ग्रोथ एंड डिविडेंड पेइंग स्टॉक। जैसे ही वो पैसे बनाने लगता है, देन वो ये समझता है कि इट इज़ अ वेरी इजी थिंग टू डू, और फिर वो डिफरेंट व्हाट्सएप ग्रुप से, डिफरेंट दोस्तों से पूछता है, और फिर वो उन स्टॉक्स में भी ट्रेड करता है जो कि शायद उसके रिस्क प्रोफाइल से मैच नहीं करते या जितना उसका रिस्क टॉलरेंस नहीं होता। बस ये एक मिस्टेक अगर कोई इन्वेस्टर अपने आप को डिसिप्लिन रख सकता है और वो अपनी प्ले बुक ये डिसाइड कर सकता है कि इररिस्पेक्टिव, मुझे अगर किसी ने बताया कि ये 1 रुपये का स्टॉक 100 रुपये होने वाला है, लेकिन ये मुझे अपने कोर पोर्टफोलियो पे स्टिक रहना है, अच्छी कंपनियों में इन्वेस्ट करना है, और अगर मुझे करना भी है तो वो मुझे 2-5% ऑफ द पोर्टफोलियो से ज़्यादा नहीं करना है, मुझे अपने 50% पोर्टफोलियो उसमें नहीं डालना है। अगर आप इस डिसिप्लिन के साथ चलें तो आप देखें, आज 1,20,000 इंडेक्स है, पिछले 10 साल 20 साल में ये मुल्क किस हालात से गुजरा है। हमने वॉर भी देखी है, हमने ऑयल को 140 भी होते हुए देखा है, माइनस भी होते हैं, हमने 100 साल में जो एक बार पैंडेमिक आता है वो भी देख लिया है, हमने डिफ़ॉल्ट के हम बहुत करीब होते हुए आए हैं, जंग हमने देख ली है। तो जो पॉसिबली चीज़ पिछले 10-20 साल में किसी मुल्क में हो सकती है, वो सारे हमारे मुल्क में हो चुकी हैं। उसके बावजूद हमने देखा है कि मार्केट्स यहाँ पर, अब ये बात पॉलिटिकली करेक्ट तो नहीं अली भाई, बट आई थिंक पाकिस्तान के केस में जो कैश इकोनॉमी है उसने हमें बचा लिया। हम हमेशा कर्स करते रहते हैं कि यार बैंक नेट में पैसा नहीं है, GDP में रिफ्लेक्शन नहीं है, लेकिन जो कैश इकोनॉमी ने हमें एक सर्वाइवल का एलिमेंट दिया है वो ही हमें बचा के लाया। बिकॉज आज जो आपका
चौधरी जो पटवारी ये जो सिस्टम है, इसमें एक बहुत बड़ा कैश का एलिमेंट है जो probably is something which is on the back of this economy as well. ये बताइए सर कि हाउ डू यू सी टेक्निकल इन्फ्लुएंस, टेक्नोलॉजी का इन्फ्लुएंस? आई मीन ना, मेरे पास एक मोबाइल है, मैं इससे अकाउंट भी खोल सकता हूँ, डेली ट्रेड भी कर सकता हूँ, बट versus other markets like of India, Bangladesh, even for the Western markets, how is their technology penetrated into the capital market versus ours? या मैं यूँ पूछूं कि आप क्या ऐसी 2-4 चीज़ें आज के दौर में करना चाहते हैं पाकिस्तानी कैपिटल मार्केट में टेक्नोलॉजी को लेके, या फिनटेक, अगर फॉर द सेक ऑफ ऑडियंस कनेक्शन, तो फिनटेक को लेके तो वो क्या होंगी? देखिए, टेक्नोलॉजी ने, सबसे पहले मैं थोड़ी सी बेसिक से स्टार्ट करूं कि टेक्नोलॉजी के यूज़ ने सबसे पहले एक इन्वेस्टर को जो चीज़ें रिक्वायर्ड है कि मार्केट में इन्वेस्ट करने के लिए टेक्नोलॉजी वाइज जो बेसिक चीज़ें हैं वो इस वक्त अवेलेबल हैं, और मार्केट और उसने इन्वेस्टमेंट प्रोसेस को बहुत आसान कर दिया है। मिसालन पहले जो है वो आपको किसी कंपनी के बारे में रिसर्च करनी होती थी या मालूमात लेनी होती थी, तो आपको रोज़ का अखबार पढ़ना होता था, और या तो आपको स्टॉक एक्सचेंज जाना पड़ता था, वहाँ पर लाइब्रेरी में जाके उसकी बैलेंस शीट निकलवानी पड़ती थी, वहाँ पर बैठ के पढ़नी होती थी, उनको बैलेंस शीट वापस करनी होती थी, और अगर आपको उस बैलेंस शीट की कॉपी चाहिए तो वहाँ पर पैसे देकर आपको एक कॉपी घर पे लेकर आनी होती थी। आज आप आपके क्लिक पर आपको जितना पुराना डाटा चाहिए, कंपनी की जितनी पुरानी हिस्ट्री चाहिए, 10 वेबसाइट्स आ गई हैं, आप जो है वो उससे डाटा खुद रिसर्च के लिए ले सकते हैं। फिर यूट्यूब चैनल्स, व्हाट्सएप ग्रुप्स में फ्लो इन्फॉर्मेशन बहुत हो गई है। कमिंग टू कि अभी और क्या होना रहता है, देखिए एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम जो हमारी साइज ऑफ मार्केट है और जो डेवलप मार्केट्स में हो रहा है वो अभी हमें उतनी ज़्यादा ज़रूरत भी नहीं है। हम ओवर द पीरियड ऑफ टाइम ग्रेजुएट करेंगे, वहाँ पर डिफरेंट इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजीज स्टार्ट होती हैं, वहाँ पर क्वांटिटेटिव क्वांट्स हैं, हेज फंड्स हैं, जो कि बॉट्स हैं, जो कि टेक्नोलॉजी को यूज़ करते हुए जो है मार्केट्स में ट्रेड करते हैं, और उनकी मार्केट्स का साइज़ डिफरेंट है, वहाँ के वॉल्यूम्स डिफरेंट है, वहाँ की लिक्विडिटी डिफरेंट है। वो अभी हमारी मार्केट उस लेवल पे ग्रो नहीं की है जिसमें हमें इन चीज़ों की ज़रूरत हो, और अगर ये चीज़ अभी आ गई मार्केट में तो हो सकता है ये कोई किसी की किस्म की इनएफिशिएंसी क्रिएट कर दे। बट एज अ बेसिक इन्वेस्टर के लिए जो टेक्नोलॉजी की ज़रूरत है वो अभी अवेलेबल है। कुछ हम और बेहतर कर सकते हैं इन द सेंस कि आज आप बाइनेंस में अकाउंट खोलते हैं तो आपका 10 मिनट में अकाउंट खुल जाता है, पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में शायद अभी भी 1 दिन लगता है। तो हमें ट्रेड करना, पेमेंट्स ट्रांसफ़र करना, इस पर काफ़ी काम हो रहा है। रेगुलेटर ने इस पर बहुत अच्छा काम किया है पिछले 5 सालों में। शायद हमारी पिछले 5 सालों में मार्केट्स उतनी बेहतर नहीं थी तो वो हाईलाइट नहीं हुआ, बट अब अकाउंट जो है वो आपका विद इन फ्यू आवर्स खुल जाता है, पेमेंट आपकी डिजिटली ट्रांसफ़र हो जाती है। इसका लीड टाइम थोड़ा सा बेहतर किया जा सकता है, जो ओवर द पीरियड ऑफ टाइम हम होता हुआ देख लेंगे। Right. So Pakistani stock market, I think then this would be interesting for those who want to invest in the stock market. What are the sectors you see which, I mean, in a crisp manner, what are the sectors आप देखते हैं जो अगले 2 से 3 साल में that can boom? देखिए, कुछ सेक्टर्स ऐसे हैं जो कि एक नॉर्मल इन्वेस्टर्स के लिए समझना बहुत आसान होता है। मिसालन बैंकिंग सेक्टर, ठीक है, बैंक हमने देखा बैंकिंग में डिपॉजिट्स आते हैं और वो करते हैं। कुछ लोग शरिया कंप्लाइंट पर्सपेक्टिव की वजह से बैंकिंग नहीं करते हैं या इस्लामिक बैंक्स में करते हैं। उसमें भी मीज़ान बैंक, इस्लामी, फैसल बैंक, ये 3 प्रॉपर इस्लामिक बैंक्स हैं जो कि लिस्टेड हैं, और हम देख रहे हैं कि जितनी ब्रांचेज अब हर गली में आपको दिखती हैं तो हमें उनकी ग्रोथ भी विजिबल दिखती हैं। और वो है सेकेंड इज़ ENP सेक्टर। आई थिंक पाकिस्तान में जितना एक्सप्लोरेशन प्रोडक्शन सेक्टर, जिसमें हम ऑयल की कंजम्पशन जो है वो देखते हैं कि हम कुछ 3 लाख से 4 लाख बैरल्स पर डे जो है वो प्रोड्यूस करते हैं, और पाकिस्तान की रिक्वायरमेंट इससे कहीं ज़्यादा जो है वो हम 3 से 4 लाख बैरल्स पर डे कंज्यूम करते हैं, तकरीबन कुछ 1 लाख प्रोड्यूस करते हैं। तो हमारी कंजम्पशन ज़्यादा है, तो जो हम एक्सप्लोर करते हैं पाकिस्तान में से वो सारा बिक जाता है। तो इनकी अर्निंग स्टेबल होती हैं, इनकी डॉलर लिंक्ड रेवेन्यू होते हैं, जो इंटरनेशनल ऑयल प्राइसेस होते हैं उसके हिसाब से इनको मिल जाता है। तो ENP सेक्टर, बैंकिंग सेक्टर, फर्टिलाइज़र सेक्टर, हम एग्रीकल्चर इकॉनमी है, हम जो फर्टिलाइज़र बनाते हैं हमारी लोकल जो है वो कंज्यूम हो जाती हैं, बहुत अच्छा सेक्टर है, कंसिस्टेंट डिविडेंड देता है। फिर फार्मा सेक्टर, आई थिंक मेडिसिन जो है वो हर घर की कहीं ना कहीं ज़रूरत है, चाहे इकॉनमी जैसी भी हो, दवाइयाँ बिकती हैं
और इनमें हम ग्रोथ देखते हैं। ये एक अच्छा हेलियन बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहा है, ग्लेक्सो अच्छा कर रहा है, एजीपी कर रहा है। अब तो प्राइसेस भी डीरेगुलेट हो गई हैं तो मार्जिन इनके काफ़ी बेहतर हो गए हैं। इसके अलावा सीमेंट सेक्टर हम देख रहे हैं कि आहिस्ता आहिस्ता अब इकॉनमी थोड़ी सी रिकवर कर रही है, तो थोड़ी सी रियल एस्टेट में भी एक्टिविटी पिकअप हमें होते हुए दिख रही है और इंटरेस्ट रेट्स भी काफ़ी नीचे आ गए हैं। तो आई थिंक सीमेंट सेक्टर है। तो अब मैं इन्वेस्टर्स को रेकमेंड करता हूँ कि अभी उन सेक्टर्स में इन्वेस्ट करें जिनको वो खुद समझ सकते हो कि इसमें क्या हो रहा है। ऑटोज में, सीमेंट्स में, ईएनपी में, बैंक्स में देख सकते हो अपने अराउंड जो है वो उसका वो देखते हैं। फिर इसमें कुछ कॉम्प्लेक्स सेक्टर्स आ जाते हैं, रिफाइनरीज जिस तरह होती हैं, अब उनके बिजनेस मॉडल को समझना थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स होता है कि वो किस तरीके से पैसे बनाते हैं और उनके मार्जिन किस तरह ऑपरेट करते हैं। तो उसमें ना जाए, अभी बेसिक सेक्टर्स में रहें जो हम अपने अराउंड जो है वो देख सकते हैं और ये अच्छे सेक्टर्स हैं। ओके, सो अली भाई, यू हैव एक्सप्लेन द प्लेबुक के यार ये बेसिक गलतियां हैं जो इन्वेस्टर करता है, ये पोटेंशियल रिटर्न है जो ये एसेट क्लास ऑफर कर सकती है, ये पोटेंशियल सेक्टर्स हैं जहाँ पे पेनिट्रेट किया जा सकता है। नाउ कमिंग टू दैट कि यार हमें एक अवेयरनेस तो है ही नेचुरली, बट एक टेंडेंसी शिफ्ट की ज़रूरत है। फॉर एग्जांपल, इफ़ यू वांट, I mean, just funneling it down to community. If you want your community members to invest proactively in the stock market, just in the anticipation of making more money in, let's say, next 3 to 5 years, यानी कि वो बंदा जो 23, 24, 25 साल का है और उसने आज अपनी वेल्थ एलोकेशन करनी है, कैपिटल एलोकेशन करनी है, तो नेचुरली एक एडवाइस ये होती है कि यार इफ़ यू हैव सर्टेन सेविंग्स एंड यू डोंट नीड टू लिक्विडेट दैट सेविंग्स इन नियर फ्यूचर, तो आप इन्वेस्टमेंट की तरफ जाएं। इसी बात को लिंक करते हुए, आई मीन, अल्हम्दुलिल्लाह वी आर द कम्युनिटी हैविंग मेनी एंटरप्रेन्योर्स, many business owners, right? And we are a community which is, if it won't be wrong अगर हम कहें cash rich community में बहुत सारे ऐसे लोग हैं। So how have you ever thought on the idea कि यार ऐसा स्टॉक फंड होना चाहिए जो क्लोजली कम्युनिटी मेंबर्स के लिए होना चाहिए और उस लाइन पे काम होना चाहिए? देखिए, अभी तो ये डेवलप मार्केट्स में जो है वो ये कॉन्सेप्ट होता है। अभी हमारी उस तरीके से रेगुलेशंस नहीं बनी हुई है जिसमें हम कोई स्पेसिफिक फंड लॉन्च कर सकें। इधर इट इज़ वो होता ही है कि अगर आपको किसी को इन्वेस्ट करना है, खुद डायरेक्टली नहीं करना चाह रहे हैं, थ्रू जो है वो थ्रू किसी एक पूल ऑफ फंड्स के थ्रू करना चाह रहे हैं, तो अभी वो म्यूचुअल फंड्स होते हैं। बट म्यूचुअल फंड्स में एक ब्रॉडर जो है वो ऑडियंस होती है, उसको हम किसी एक स्पेसिफिक ग्रुप ऑफ पीपल पे रिस्ट्रिक्ट नहीं कर सकते हैं एज पर जो रेगुलेशंस इस वक्त पाकिस्तान के बने हुए हैं। सर क्या चैलेंज है? मतलब मैं अगर आप मतलब फॉर एग्जांपल आप अगर खोजा स्टॉक फंड लॉन्च करना चाहें तो रेगुलेटरी क्या चैलेंज है इसमें? देखिए, रेगुलेटरी इसमें चैलेंज ये होता है कि सबसे पहले जब आप कभी भी पब्लिक मनी जब भी आप लेते हैं तो उसके लिए एक हैवी कैपिटल रिक्वायरमेंट, एनबीएफसी की रिक्वायरमेंट है कि आपने फॉर एग्जांपल 30 मिलियन या 50 मिलियन का पेड अप कैपिटल। बिल्कुल ऐसे ही है। जब आपका वो कैपिटल रिक्वायरमेंट होता है उसके साथ उसमें कुछ कंप्लायंसेस भी होती है जिसके लिए आपको उसके अराउंड एक टीम पूरी बनानी होती है। अब जब आप एक ग्रुप ऑफ पीपल के लिए एक फंड बनाते हैं, तो अगर आप उसको ऑपरेट करने की कॉस्ट उन ग्रुप ऑफ पीपल पे डिवाइड कर दें तो उनकी मैनेजमेंट फी जिसको हम कहते हैं, ये उसकी कॉस्ट होती है, वो बहुत ज़्यादा हो जाती है और रिटर्न का एक बहुत बड़ा पोर्शन जो है वो आपको एज एन ऑपरेटिंग कॉस्ट चला जाता है। तो इस वजह से ये इस वक्त जो मॉडल है वो ये है कि आपका फंड जितना ज़्यादा बड़ा हो, जितना वाइड हो, ताकि वो ऑपरेटिंग कॉस्ट जो है वो ज़्यादा लोगों पर डिवाइड हो जाए। तो वो अभी अगर हम कोई ग्रुप ऑफ पीपल के लिए ये फंड जो है वो करें तो वो उसमें रिटर्न इम्पैक्ट करेंगे नहीं हो सकता। बिल्कुल। हाउएवर हम ये कोशिश बिल्कुल करते हैं कि अगर कोई इन्वेस्टर्स ग्रुप ऑफ पीपल अगर इंडिविजुअल अकाउंट के थ्रू भी इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो हम उसको थ्रू चेस सिक्योरिटीज प्लेटफॉर्म हम उनको इस तरीके से एजुकेट कर दें कि वो ग्रुप ऑफ पीपल को एजुकेट कर दें कि आपको किस स्टॉक्स में करना है, नहीं करना है, वो इंडिविजुअली अपने अकाउंट में कर सकते हैं। हाउएवर पूल ऑफ फंड्स का स्ट्रक्चर जो है अभी वर्क अराउंड कर रहे हैं। आई थिंक थोड़ी सी रेगुलेशंस पे और इम्प्रूव हो जाएगी। आई थिंक डेफिनेटली जब दुनिया में होता है तो यहाँ पर भी कोई ऐसा स्ट्रक्चर डेवलप हो जाएगा जिसमें आगे जाके ये पॉसिबल हो। राइट। सो आई थिंक वेरी हेल्पफुल, वेरी आई हैव ट्राइड माय बेस्ट के 25-30 मिनट की नशिस्त में जो इन्वेस्टमेंट के बेसिक्स हैं उस पर डिस्कशन कर सकूं।